क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, निजी सार्वजनिक व भूमंडलीय उपक्रम। हम स्टार्ट करें पार्ट नंबर 8। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे सजेशंस फॉर द पॉलिसी चेंज इन द पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में नीति परिवर्तन हेतु उपाय। सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में जो नीति परिवर्तित कर रहे हैं, जो पॉलिसी हम गवर्नमेंट चेंज कर रही है कि ये इसको पब्लिक सेक्टर को देना है, उसके बारे में क्या सजेशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का पुनर्गठन, रिस्ट्रिक्टिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर जो होता है वो कुछ कार्यों के लिए ही निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। जैसे फर्स्ट है आवश्यक आधारभूत उद्योग, नेसेसरी बेसिक इंडस्ट्रीज़, जो बहुत ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ हैं केवल उसके लिए ही इसको बनाया जाए, बाकी के लिए प्राइवेट सेक्टर। सेकंड है तेल व खनिज भंडारों का उपयोग करने के लिए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑयल एंड द मिनरल स्टोर्स। तेल और खनिज के जो भंडार हैं उनका उपयोग बेस्ट तरीके से किया जाए, उनकी वेस्टेज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट उससे अपने हाथ में लेगी। थर्ड सी पॉइंट है इन क्षेत्रों में जहां निजी निवेश अपर्याप्त है, दोज एरियाज वेयर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज़ द इनसफिशेंट। ऐसे कुछ क्षेत्र जिनको कि चलाना आवश्यक तो है, परंतु निजी लोग, प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस हैं वो इसको अपने अंडरटेकिंग में नहीं चलाना चाह रहे। और डी पॉइंट है रक्षा उत्पादन के लिए, रक्षा के संबंधित जो अस्त्र शस्त्र हैं उनके उत्पादन के लिए फॉर द डिफेंस इक्विपमेंट जो है पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए। सेकंड है निजीकरण या फिर प्राइवेटाइजेशन। वे क्षेत्र जहां सार्वजनिक क्षेत्र ठीक प्रकार से काम नहीं करता, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के एंटरप्राइज ठीक प्रकार से काम नहीं करते, या जिनके की पुनर्जीवित होने की संभावनाएं भी बहुत कम है, उनका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा BIFR के माध्यम से पुनर्जीवन व पुनर्गठन करना, रिवाइवल एंड द रिहेबिलिटेशन थ्रू द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड द फाइनेंस रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये हमारा एक बोर्ड है जिसको कि हम BIFR बोलते हैं, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकन्स्ट्रक्शन। इसका कार्य होता है जो उद्योग समाप्त हो रहे हैं उनको दोबारा से जीवित करना, उनका पुनर्गठन करना। तो काफ़ी समय से जो बीमार सार्वजनिक उपक्रम हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं जो घाटे में जा रहे थे, उनको इस इंस्टीट्यूट के अंडर कर दिया जाए ताकि उनको दोबारा से जीवित किया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है प्रबंध में और अधिक स्वायत्तता लाने के लिए, ग्रेटर डिग्री ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द मैनेजमेंट। सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक जो सेक्टर्स होते हैं जो चुने क्षेत्रों में लाभ कमा रहे हैं, उन्हें और अधिक स्वायत्तता दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, ताकि बाकी क्षेत्रों में भी उनके द्वारा लाभ किया जा सके। अगला है फिफ्थ पॉइंट हमारा कर्मचारियों की संख्या में बदलाव, चेंज इन द स्टाफ स्ट्रेंथ। जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जिसके लिए हम लोगों ने स्वेच्छा से पद त्यागने के लिए, जिसे हम वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या VRS बोलते हैं, ये स्कीम चलाई, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी खुद अपनी इच्छा से जो है वो रिटायरमेंट ले लें। तो इससे वो खुद पद को त्यागेंगे, खुद रिटायरमेंट लेंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी। तो इस प्रकार इस स्कीम के अंडर करीब 3 लाख के आसपास जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली और ये कर्मचारी कम हो गए। नई नियुक्तियों पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया कि पब्लिक सेक्टर में और अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। इससे कर्मचारी जो ओवर स्टाफिंग की समस्या थी, कर्मचारी बहुत ज़्यादा थे इन संस्थाओं में, काम नहीं था, वो समस्या काफ़ी हद तक कम हो गई। 6 पॉइंट हमारा एकाधिकार की समाप्ति और एंड ऑफ द मोनोपोली। 1991 के बाद एकाधिकार या मोनोपोली की प्रवृत्ति पर रोक लग गई है। पहले सभी के सभी उद्योग जो थे सार्वजनिक क्षेत्र में चलते थे, अब सार्वजनिक क्षेत्र में केवल थोड़े से ही उद्योग रह गए जो कि रक्षा उत्पादन करने वाले हो गए, जिसमें कि डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं वो उद्योग, रेलवे के उद्योग हो गए, और एटॉमिक एनर्जी आणविक शक्ति के प्रयोग करने वाले जो उद्योग थे वही सरकार ने अपने पास रखे। अनेक क्षेत्रों में निजीकरण से लोगों को आमंत्रण दिया गया, कंपटीशन बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयास किया गया। अगला पॉइंट हमारा है पेशेवर प्रबंध या प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा दिया गया। इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक सेक्टर की, इसमें जो मैनेजमेंट आएंगे, मैनेजर्स जो आएंगे, डायरेक्टर्स जो आएंगे, वो प्रोफेशनल व्यक्ति हों जिन्हें कि राजनीति से मुक्ति दिलाई जाए, ताकि प्रोफेशनल आदमी होंगे तो राजनीति से ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। लाल फीताशाही फालतू की कागजी कार्रवाई से वो उसको फ्री करेंगे और बहुत एक अच्छे तरीके से संस्था को आगे चलाएंगे।
नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन हम करने जा रहे हैं वो है भूमंडलीय उपक्रम, जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी कहते हैं। भूमंडलीय मतलब पूरे संसार में, बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारे राष्ट्र मतलब कंट्रीज़ में। इन्हें हम ग्लोबल एंटरप्राइजेज मल्टी नेशनल कंपनीज, इनको मल्टी नेशनल कंपनीज़ को शॉर्ट में MNCs बोला जाता है, मल्टी नेशनल कंपनीज। ये क्या होती हैं? भूमंडलीय उपक्रम हम लोगों ने पढ़ा। तो इसकी सहायता से ये जो कंपनियां होती हैं, ये कंपनी एक देश में शुरू होती हैं, इनको स्थापित एक देश में किया जाता है, पर इनका ये अपने नाम से बहुत सारे देशों में व्यापार करती है। विश्व के अनेक देशों में ये अपने कारखाने, फैक्ट्रीज़ और ऑफिसेज वगैरह खोलती हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी है नीरज जैकोबी ने, दो या दो से अधिक देशों में, मतलब दो से अधिक देशों में स्वामित्व और प्रबंध करने वाली, मतलब जिसकी स्वामी भी वो खुद है, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, जिसको चलाने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फिलिप्स होसा है, ICL है, बाटा है, कॉलगेट है, पामोलिव, यूनियन कार्बाइड, सिबाका, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, लिप्टन, बर्ग, पेप्सी कोला, कोका कोला, लेक्सो, IBM इत्यादि बहुत सारी कंपनियों के एग्जांपल्स हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, फीचर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप इनका होता है, इंटरनेशनल बिजनेस इनका होता है। अपने देश में मुख्य निगम, अपने देश में जो ये ऑफिस बनाएगी उसको हम पेरेंट कॉरपोरेशन बोलेंगे। बाकी देशों में इसने जो अलग अलग ऑफिस खोले हैं अन्य देशों में, उनको शाखाएं या सहायक कंपनियां, ब्रांचेज या सब्सिडरीज कंपनीज कहा जाता है। तो सहायक कंपनियों का मुख्य कंपनी का हिस्सा जो होता है, जो सहायक कंपनियां होंगी उसमें मेन जो कंपनी होगी 51% से ज़्यादा पैसा उसमें उसके शेयर्स को खरीद लेती है पेरेंट कॉरपोरेशन। और जब ज़्यादा शेयर को हम खरीद लेंगे तो हमारा नियंत्रण सारा हमारे हाथ में आ जाएगा, मतलब हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको नियंत्रित करेंगे, चलाएंगे। सेकंड है साधनों का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ द रिसोर्सेज। ये जो कंपनी होती है अपने साधनों को सहायक कंपनी को ट्रांसफ़र करते रहती है, सामान बनाया और दूसरी जो अपनी ब्रांचेस हमने खोली हैं दूसरे देशों में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी तकनीक को भी ट्रांसफ़र करती है। प्रबंधकीय सेवी वर्ग मतलब मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजमेंट पर्सनल जो होते हैं वो भी ट्रांसफ़र करती है, जो वहाँ जाकर इस कंपनी को चलाएंगे। कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल और पक्का माल, तैयार माल मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स भी तैयार करके दूसरे देशों को भेजती है बेचने के लिए। थर्ड पॉइंट है वृद्धाकाल या लार्ज स्केल। इसकी पूंजी और बिक्री अरबों रुपये में होती है, एग्जाम्पल के लिए IBM और जनरल मोटर्स कंपनी। चौथा पॉइंट हमारा है बहुराष्ट्रीय स्कंध स्वामित्व, मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप। इसकी पूंजी का हिस्सा जो होता है अनेक राष्ट्रों में होता है, मतलब बहुत सारे देशों के लोगों ने इसके शेयर खरीद के पूंजी जो है वो इकट्ठी की होती है। फिफ्थ पॉइंट है बहुराष्ट्रीय प्रबंध या मल्टीनेशनल मैनेजमेंट। इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी दी जाती है, अलग अलग देशों के लोगों को नौकरी दी जाती है। सिक्स पॉइंट है विशाल वित्तीय साधन, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। सेवन्थ है कारोबार का विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन इन द बिजनेस, ये अपने कार्य या वस्तु को बनाने में बहुत एक्सपर्ट होती है। आठवां पॉइंट है बड़ी मात्रा में उत्पादन, प्रोडक्शन इन द लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं ये, ताकि इसे पूरे संसार में बेचा जा सके, पूरे संसार की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। नाइन्थ पॉइंट है इसका आकार भी बहुत बड़ा होता है, लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है। टेंथ पॉइंट है विज्ञापन, विक्रयशील, विक्रय कला तथा प्रचार पर बल, एम्फेसिस ऑन द एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशनशिप एंड पब्लिसिटी। क्योंकि इसने पूरे संसार में सामान को बेचना होता है, इसका पूरा ध्यान इसका जो होता है अच्छे से अच्छा विज्ञापन करना, विक्रय कला, सेल्समैनशिप को बढ़ावा देना और प्रचार, पब्लिसिटी, लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताना, इस पर ये ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है। 11th पॉइंट है आधुनिक टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, यूज़ ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट उत्पादन की तकनीक आती है उसका ये प्रयोग करती है, क्योंकि इससे पूरे संसार की सभी कंपनियों के साथ मुकाबला करना होगा। नेक्स्ट हेडिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया। भारत में इन मल्टीनेशनल कंपनियों की क्या भूमिका है, क्या रोल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द MNC, या फिर इसका क्या लाभ या हानि हो सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में देखें तो भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों, कंपनियों की भूमिका क्या है, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी हम इवैल्यूएशन या मूल्यांकन की बात करते हैं तो उसमें लाभ और हानियों की बात की जाती है। तो मिस हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की एडवांटेजेस या फिर रोल इसका क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका या लाभ क्या है। तो उसमें पहला पॉइंट दिया गया औद्योगिकरण में सहायक, हेल्पफुल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन।
विकासशील जो देश होते हैं, जो कि अभी विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे जिनका विकास हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज़, उनमें औद्योगिकरण में सहायता देती है। वहाँ पर ही अपनी कंपनीज लगाती है और उनको भी विकसित होने का मौका मिलता है, नई तकनीक वो भी देखते हैं। इन विकासशील देशों में पूंजी और तकनीक की कमी होती है। ये कंपनियाँ वहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगा के, जब वहाँ फैक्ट्री लगेगी तो वहाँ पर भी धीरे धीरे उस क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, अच्छी वस्तुएं उनको मिलेगी। सेकंड पॉइंट है साधनों का विद्यमान, एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। कई बार ऐसा होता है किसी देश में कोई खनिज पदार्थ, कोई मिनरल ज़मीन के नीचे जो है वो दबे हुए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, परंतु उस देश की जो सरकार है उसके पास वो तकनीक नहीं होती कि उसे हम आसानी से निकाल सकें, या हमारे पास पैसा नहीं होता कि हम उसको ज़मीन से निकाल सकें। तो मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में जाकर नई तकनीक लगाकर उन साधनों को निकालती है और उनका उपयोग करती है। तो ये साधनों का पता लगाती है, उनका विदोहन, एक्सट्रैक्शन करती है, और जो कि देश पहले नहीं निकाल सकता था उसको निकाल के भी उपयोग हम कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है उत्पादन तकनीकों में परिवर्तन, चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक। उत्पादन की जो टेक्निक होती है उसमें परिवर्तन आता है। कहने का मतलब जहाँ पर हमारे को श्रमिक या वो लेबरस कम सस्ते मिलते हैं, वहाँ ये अपनी तकनीक, उत्पादन की नई तकनीक जो है उसको पहुँचाते हैं। जब नई तकनीक आएगी तो वहाँ पर वस्तुएं जो है नई तकनीक से बनाई जाएंगी, आधुनिक तकनीक का सभी देशों को लाभ हो जाएगा। अगला है शोध व विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका जो हेड ऑफिस होता है, जिसको हम लोगों ने पेरेंट कॉरपोरेशन कहा, उस हेड ऑफिस में बहुत सारी रिसर्च की जाती है, खोज की जाती है, नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, उत्पादन की नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। और जब वहाँ पर खोज हो जाती है उसके बाद उस तकनीक का लाभ सभी ब्रांचेस और सभी सब्सिडरी कंपनीज या सहायक कंपनियों को लाभ मिलता है, वो भी इस तकनीक का लाभ उठा पाती हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है विपणन या फिर मार्केटिंग। मार्केटिंग का, विपणन का मतलब होता है वस्तु को बेचने की प्रक्रिया। ये जब मार्केटिंग के कार्य कुशलता से करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से एफिशिएंटली इस मार्केटिंग मतलब वस्तु के बेचने को, कार्य को करती हैं, ये निर्यात को बढ़ावा देती हैं, मतलब अपने देश में चीज़ को बनाती हैं और बनाने के बाद ये एक्सपोर्ट करती हैं, विदेशों में सामान को भेजती हैं। इसके लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। बाजार शोध, मार्केट रिसर्च करते हैं कि कौन सी जगह की जो मार्केट है वहाँ पर हमारी वस्तु ज़्यादा मात्रा में बिक पाएगी। विज्ञापन बड़े पैमाने पर करती हैं, एडवर्टीजमेंट बड़े पैमाने पर किया जाता है। विपणन में सूचनाओं का प्रसारण, जो अपने कंपनी के बारे में जो सूचना, इन्फॉर्मेशन, विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से उसे प्रसारित करती है, ब्रॉडकास्ट करती है, सभी लोगों को बताती है। भंडार प्रबंध, या फिर जो सामान इन्होंने बनाया है उसको ये सुरक्षित रखती है, स्टोर करने का काम भी इसके द्वारा किया जाए, पैकिंग का काम भी, इसका विकास उसका किया जाता है, ताकि ये भी प्रयास इनका होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों के पास तक उचित प्रकार से वस्तु को पहुंचाया जाए। सिक्स पॉइंट है वृहद स्तर पर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एट द लार्जर स्केल। यहाँ पर बहुत सारे देशों में फैक्ट्रीज, ऑफिस के द्वारा खोले जाते हैं। इसके कारण जो है बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, क्योंकि जितनी फैक्ट्रीज होंगी उतनी पोस्ट क्रिएट होंगी और उतने लोगों को रोज़गार भी इसके द्वारा प्राप्त होगा। अगला पॉइंट हमारा है उच्च प्रबंध तकनीक, हाई मैनेजमेंट टेक्निक। वीडियो को रोक करके पॉइंट्स को आगे कर लिया करें, नोट कर लिया करें। तो अगला हमारा है कि उच्च प्रबंध तकनीक, ये जो प्रबंध मतलब मैनेजमेंट का काम जो होता है, अपनी कंपनी को चलाने के लिए बहुत हाई टेक्निक का ये प्रयोग करते हैं, क्योंकि विश्व स्तर पर इसको मुकाबला करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करेंगे वो है इस मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या कमियां हैं, इसकी क्या आलोचनाएं हैं। सो लिमिटेशंस एंड द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो पहला पॉइंट दिया गया, उपभोक्ता के लिए हानिकारक होती है, हार्मफुल टू द कंज्यूमर्स। ये वस्तु का ज़्यादा मूल्य ग्राहकों से लेती है, क्योंकि सभी देशों में इन्होंने सामान को बेचना होता है, अपने ब्रांड या नाम जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई होती है, उसके आधार पर ये वस्तु का बहुत ज़्यादा मूल्य लेती हैं। और कई बार तो विज्ञापन में जो कुछ ये बताती हैं कि हमारी वस्तु में एक गुण है, विज्ञापन में बताया है, परंतु वास्तव में उस वस्तु में गुण होता भी नहीं। इससे हानि किसको होगी, ग्राहकों को होगी। सेकंड है तकनीक हस्तांतरण मूल्यवान, टेक्निक ट्रांसफ़र कॉस्टली। ये अपनी तकनीक जब दूसरी कंट्री के किसी और कंपनी को देती हैं, या कोई और कंट्री का जो व्यापारी है इनसे इनके उत्पादन की तकनीक को ख़रीदना चाहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फीस ये लेते हैं।
रॉयल्टी बहुत ज़्यादा लेते हैं, कॉम्पनसेशन और खर्चा भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो इसकी तकनीक को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने का जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। थर्ड पॉइंट है मुद्रा में हेरा फेरी या करेंसी शॉर्टेज। ये दूसरे देशों की मुद्रा जो होती है, जैसे जिस देश में जाकर सामान अपना बेच रही हैं उस देश में से पैसा इकट्ठा कर रही हैं और पैसा इकट्ठा करके अपने देश में ले जाएंगी। तो जिस देश में से करेंसी कम हो, जिस देश में सामान बेच रही है वहाँ पर तो मुद्रा कम हो गई। चौथा पॉइंट है उचित तकनीक ना अपनाना, नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर टेक्निक। ये कंपनियां क्या करती हैं, अपनी एक तकनीक बनाती हैं और उसी तकनीक के आधार पर उत्पादन करती हैं। हर देश की अपनी आवश्यकता होती है, तो अपनी आवश्यकता को देश जो होता है वो ध्यान नहीं देता, या उस देश की क्या आवश्यकता है उसको ये ध्यान नहीं देती। ये देखते हैं कि हमारी तकनीक जो है हमने उसी पर स्थिर रहना है। इसके कारण अन्य देशों की जो तकनीक होती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, उसका विकास नहीं हो पाता है। इस देश की जो अपनी तकनीक की, इस कंपनी की जो अपनी तकनीक थी बस वही रहती है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं, जिसको हम बोलेंगे जोग्राफिकल इकोनॉमिकल डिसेबिलिटीज़। जो कंट्रीज़ हो, ये कंपनीज जो होती हैं जिन क्षेत्रों में उद्योग लगाते हैं, इंडस्ट्रीज लगाती हैं, वो विकसित होते जाते हैं। वहाँ पर ऑफिसेस खुलने लग पड़ेंगे, जो वर्कर्स आएंगे उनके लिए मकान बनने लग पड़ेंगे, सड़कें बन जाएंगी, बिजली इत्यादि की व्यवस्था, पानी इत्यादि की व्यवस्था, सब कुछ बाज़ारों बन जाएगा। और जिन देशों में ये ऑफिस नहीं लगाती वो अविकसित या अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड ही रह जाते हैं। 6 पॉइंट हमारा है दीर्घकालीन औद्योगिक विकास के विरुद्ध, अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। दूसरे देश के उद्योगपति इनकी प्रतियोगिता में अपने उद्योग लगा ही नहीं पाते, कोई और कंपनी वाले अपनी इंडस्ट्री इनके मुकाबले में नहीं लगा पाते, साहस ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास तकनीक बहुत अच्छी होती है, ये वस्तु को बहुत सस्ते में बना पाते हैं, बेचने की टेक्निक इनके पास अच्छी होती है, रिसर्च इनके पास खूब कर पाते हैं ये। और क्योंकि पूरे संसार में बेचने के लिए बना रहे हैं तो लार्ज स्केल में जब वस्तु को बनाया जाता है तो सस्ती भी इनको पड़ती है। अगला है व्यवसाय में अनैतिकता, नॉन मॉरलिटी इन द बिजनेस। ये अंतरण मूल्य की नीति अपनाते हैं, कपटपूर्ण व्यवहार ये करती हैं, गलत तरीके से व्यवहार करती हैं। जिस देश में ये कार्य करती हैं उस देश के जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, नेता होते हैं, उनको घूस या रिश्वत देती हैं और उस रिश्वत दे के अपने हित में फैसले करवाते हैं। राजनीति पार्टी के साथ ये में जाकर मिल जाती हैं और उनका जब राजनीति में इनका कंट्रोल हो जाता है, उनको पैसे देते हैं तो उसके बाद में पूरा उनका संरक्षण भी इनको मिल जाता है। और अंतरण मूल्य नीति मतलब पैसा कमाओ और अपने देश में उस पैसे को ले जाओ, ऐसी नीति अपनाती है। तो जिस देश में जाकर काम करेंगे उस देश के लिए हानिकारक होती है।